हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में एक कंपोनेंट है रीजनिंग। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो लास्ट के 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं। अगर किसी वजह से फेज 1 नहीं निकल रहा तो रीजनिंग एबिलिटी जो सेक्शन है उनका एक मुख्य जो दुखती रग है वो मानी जाती है। और ये वो सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड ठीक ठाक है और रीजनिंग में बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 पजल आती होगी या ऐसी चीजें आती होंगी तो मैं बना ही लूंगा। और ये भ्रम के कारण शायद उनका आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने का जो सपना है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आप इनमें से एक ना हो। आप अगर तैयारी कर रहे हैं बट उतनी आउटपुट नहीं आ रही है तो मे बी शायद आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 5 चीट कोड्स पे। शॉर्टकट नहीं होंगे, डिस्क्लेमर पहले ही ऐड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जो बहुत आसानी से करवा देगा तो नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट मैं सही डायरेक्शन और चीजों को लाइन अप करने का काम करूंगा सो दैट एक अच्छी आउटपुट मिले और रीजनिंग सेक्शन की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आप आराम से क्लियर कर ले और फिर आपको मेंस लिखने का मौका मिले आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चीट कोड होगा दैट इज फोकस ऑन टारगेट। अब टारगेट क्या है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर टारगेट तो रीजनिंग क्लियर करना है। नहीं, रीजनिंग को सेक्शन को क्लियर करना टारगेट नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज, मेन गोल इज आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनना। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनना है। मेन गोल ये है कि मुझे मैनेजर बनना है भाई। और अगर मैनेजर बनना है आपको तो उसके लिए टारगेट तो आपका ये है, तो इसी टारगेट पे एफर्ट लगाओ ना। और इस टारगेट के अंदर आता है कि आपका जो फेज 1 है वो स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग नहीं है। फेज 2 आपका स्कोरिंग है प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं और तब जाकर के आपकी फाइनल सिलेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इस बाधा को सिर्फ क्लियर करना है, इसको सिर्फ उधर क्रॉस करना है। यहां बहुत अच्छा स्कोर करना है, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना है तो आप मैनेजर बन पाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्लियर तो करना ही है ना, लेकिन क्लियर करना है तो क्लियर करने पे ही ध्यान दो ना। सिर्फ आप अननेसेसरी अपनी इतनी एनर्जी मत लगाओ कि रीजनिंग में टॉप करके कुछ हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर फेज 2 और इंटरव्यू में टॉप करके कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। तो रीजनिंग में टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर टॉप नहीं करना है तो कितना स्कोर करना है वो मैं बताऊंगा इन ईयर वाइज सेक्शनल कट ऑफ के बेस पे। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं इस सेक्शन से, 60 मार्क्स होते हैं और जो सेक्शनल टाइमिंग है वो भी 45 मिनट होती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे 2017 से लेके 2023 तक तो 2018 और 19 में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 15 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। 2021 में ये 12 मार्क्स थी और लास्ट 2 इयर्स में 2 अटेम्प्ट्स में ये 9 मार्क्स है। ठीक है, और ताज्जुब की बात ये है कि ये दोनों सालों में या पिछले 2-3 सालों में जो फेज 1 की ओवरऑल कट ऑफ है ना वो अराउंड 60 ही है। कभी 60 से थोड़ा ऊपर है और पिछली बार 60 से 2023 में 60 से भी नीचे थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में अगर बहुत अच्छा स्कोर ना हुआ तो ओवरऑल कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपके 4 कंपोनेंट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, एक में भी आप 50% स्कोर कर लेते हैं तो फेज 1 निकालना आपका आसान होगा। वो आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक चीज सोचिएगा, लेकिन हाँ मैथ और रीजनिंग में, सॉरी मैथ और इंग्लिश में क्वेश्चन कम होते हैं तो वहां थोड़ा सा मतलब जीए में अगर आपके 20-30 आ जाते हैं और बाकी सब की सेक्शनल कट ऑफ भी निकल गई तो हो जाना है। तो एक कंपोनेंट के अंदर आपका ठीक ठाक स्कोर होगा तो फेज 1 निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब अगर ओवरऑल कट ऑफ भी ज्यादा नहीं है और ये भी, तो टारगेट स्कोर आप 2 तरीके से मैं बोलूंगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है रीजनिंग और आप कर सकते हैं तो आप अपना टारगेट स्कोर 20 रखिए। ठीक है, 20 रखिए मिनिमम अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूं रीजनिंग सेक्शन के साथ, तो आप सिर्फ कट ऑफ निकालने पे ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी आपका जो टारगेट स्कोर है वो 12 to 15 तो होना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है पेपर का लेवल कैसा है। अब मैं कह दूं कि पिछले 2-3 सालों से मुश्किल आ रहा है, हो सकता है इस बार थोड़ा सा नीचे आ जाए, हालांकि चांसेस कम है, बट फिर भी आपको 12-15 के आसपास स्कोर अपना टारगेट रखना चाहिए। और अगर आगे इंटरेस्टिंग है तो 20 अपना स्कोर रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो सेकंड चीट कोड होगा दैट इज 5 ईयर प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज मस्ट। ठीक है, ये क्यों मस्ट है? अब देखो क्या है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है मेल पे,
डिस्कशन फोरम पे, कैलेंडली कॉल पे बात होती है, तो कहते हैं कि सर वो ना क्रिटिकल रीजनिंग में ना अजम्पशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं, आंसर कुछ मिलता है। भैया अजम्पशन पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों परेशान हो रहे हो? आप पिछले 5 साल का एनालिसिस करो, और जब आप 5 साल का एनालिसिस करोगे तो आपको ये एनालिसिस निकल के आएगा। और इस एनालिसिस के अंदर आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल 50% कैटर करता है आपका। आप देखोगे 26 से 30 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के होते हैं आउट ऑफ 60। अब मन में आ रहा होगा सर अरेंजमेंट और पजल तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहां पे आ जाओ। एनालिटिकल रीजनिंग के रहते हैं 10 के आसपास सवाल। ठीक है, उसके बाद सिलोगिज्म है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज है, इनइक्वालिटी है, मशीन इनपुट आउटपुट है, डाटा सफिशिएंसी है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है। ठीक है, इन सब से 20 क्वेश्चन। अब अगर मैं इस पूरे एनालिसिस को बेस बना लूं ना, पूरे एनालिसिस को, ठीक है, एनालिसिस कर लिया मैंने, लेकिन इस एनालिसिस से निकल के क्या आया? देखो ये आपका सिलेबस है सारा का सारा, ये 16 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 16 टॉपिक्स को यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कहोगे सर आपने ये सारे 16 टॉपिक ही तो लिखे हैं यहां, तो भाई मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, एनालिसिस के बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये है पार्ट 1, दूसरा पार्ट ये है पार्ट 2, और तीसरा पार्ट ये है क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट 3। ठीक है, जो पार्ट 1 है ये सबके लिए मस्ट है, सबके लिए मस्ट है, क्योंकि यहां से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मस्ट है, समझ रहे हो, ये सबका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी रीजनिंग में अरेंजमेंट और पजल्स में रुचि है तो आप पार्ट 2 पे ध्यान दें, और अगर आपकी अरेंजमेंट और पजल में रुचि नहीं है तो क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान दें। थोड़ा सा कुछ टॉपिक अजम्पशन टाइप के सवाल नहीं बनेंगे, और आजकल लेवल भी बहुत डिफरेंट आता जा रहा है। ठीक है, बहुत पैसिव पूरी इंफॉर्मेशन दे करके छोटे छोटे अपने तरीके से सवाल सेट करता है। कोई एक फिक्स ये नहीं है कि इसी डोमेन से पूछेगा, अरेंजमेंट ही आएगी, सॉरी अजम्पशन ही आएगी, कि कंक्लूजन आएगा, कि कोज इफेक्ट आएगा, कि कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आएगा, पता नहीं है, लेकिन उनके बेसिक लॉजिक पता होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें, इसी सीक्वेंस में पढ़े। पहले ये वाला पार्ट बहुत अच्छा कर ले, और फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपके ये 2 पार्ट अच्छे हो जाएं, मतलब ये अच्छा है और इसमें ठीक ठाक है, ठीक ठाक मेहनत है, बहुत ज्यादा नहीं यार, तुमने 40 क्वेश्चन तो सोल्व भी नहीं करने पेपर में, ना तुमसे होंगे, क्योंकि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत महाभारत है, इतना लेंदी पेपर है। तो अगर ये अच्छा है और ये ठीक ठाक है तो इस पे ध्यान मत दो, लेकिन अगर ये अच्छा है, इसमें रुचि नहीं है, तो फिर यहां से थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि थोड़ा वैल्यू एडिशन का काम हो जाए। तो अरेंजमेंट और पजल अगर आप छोड़ना चाहें तभी छोड़ना जब ये बहुत अच्छा हो और इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है जी, चलो, तो 5 ईयर के एनालिसिस के बाद ये चीज निकल के आई, क्योंकि पार्ट 2 से 30 क्वेश्चन है, और यहां से 10 क्वेश्चन है, और यहां से 20। ठीक है, तो ये 20 वाला पार्ट डुएबल है, आसान है, इसको करो ज्यादा। ठीक है जी, चलो, उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर हर साल हम पैटर्न में चेंज देख रहे हैं। जैसे आप देखोगे पिछले साल कोडिंग डिकोडिंग में, हालांकि हमने तो पहले ही पढ़ा रखा था ये सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर, या यूट्यूब वीडियो में भी आप देख लो, चाहे पिछले साल वाली कोडिंग एंड डिकोडिंग में लॉजिक बेस्ड सवाल आए न्यू पैटर्न वाले। ठीक है, आप देखोगे सिलोगिज्म में रिवर्स सिलोगिज्म और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन में बड़ी इंफॉर्मेशन देके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए। आप देखोगे कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जानबूझ के लेंदी बना रहा है, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, है ना। तो ये न्यू पैटर्न आपको पता होना चाहिए, नए नए वर्ड यूज होते हैं। रैंकिंग ऑर्डर में नई टाइप की पजल आपको मिल जाएंगी, अरेंजमेंट और पजल में नई टाइप की पजल मिल जाएगी आपको। तो ये टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ बेसिक पे खेलते रहे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आपने न्यू पैटर्न नहीं पढ़ा ना, तो न्यू पैटर्न पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, तो न्यू पैटर्न पे ध्यान दो। और अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे पता चलेगा, हमारी फाउंडेशन सीरीज चल रही है ना मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे फाउंडेशन सीरीज चलती है हमारी फेज 1 की, और इसके अंदर अभी रीजनिंग के लेक्चर चल रहे हैं, और उसके बाद मैथ के लेक्चर आएंगे, क्वांट के, और फिर इंग्लिश के। ठीक है, तो सुबह 8 बजे उठो डेली और एक लेक्चर देख लो, और सारी चीजें अपडेटेड बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं।
तो आओ ना, जागो यार, समय तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। क्या होता है कि अंदाजा लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं चीजों को, एक दो चीज समझ में भी आ जाती है, एग्जीक्यूट नहीं करते। जब पेपर में बैठते हैं ना, उस दिन सांसें फूल जाती हैं पूरी, समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को करूं। एक क्वेश्चन करने लगे 3-4 मिनट तो स्क्रीन से आंखें नहीं मिली, फिर ट्राई किया तो फिर हुआ नहीं, फिर एक नहीं हुआ, दूसरे पे बढ़े तो पूरा प्रॉपर निचोड़ निकल जाता है। 10-15 मिनट हो गए, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। एक लड़की अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू देने आई हुई थी, उसने कहा कि सर मैं, वो SBI PO है ऑलरेडी, तो उसने कहा कि सर, चलो उसका तो अच्छा था रीजनिंग सेक्शन, कि मैंने पजल्स को हाथ लगा लिया स्टार्टिंग में जाते ही, और 20-25 मिनट पजल और अरेंजमेंट में एक भी सोल्व नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दूसरे टॉपिक ढूंढे और मेरी जैसे जैसे कट ऑफ निकल गई। लेकिन जरूरी नहीं है आप SBI PO नहीं है भाई, उसकी तो पहले अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उसने हाथ लगा लिया, लेकिन गड़बड़ होगी। तो ये चीजें घर पे जब मॉक टेस्ट करोगे ना, वहां इंप्लीमेंट करो, तो प्रैक्टिस करो भाई ज्यादा से ज्यादा। जो चीजें आपने पढ़ी है वो जरूरी है, तो जितने हो सके मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस जरूर करो। एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। पर जब भी प्रैक्टिस करो ना, आप देखो टाइमिंग तो होती ही है, 45 मिनट मिलते हैं आपको रीजनिंग के 60 क्वेश्चन, तो उनका बेस्ट यूज करो। अब आप कहोगे सर बेस्ट यूज क्या है? ये सबसे स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज सीखने में बच्चों को 2-3 साल लग जाते हैं, तब तक उनकी सहन शक्ति ही खत्म हो जाती है पूरी। लगता है कि सर मैं कैसे करूं, कैसे करूंगा, होता ही नहीं है, पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट यूज क्या है 45 मिनट का, कि 45 मिनट को मैं तो कहता हूं कि 3 पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने ब्रेक किया, पहले 15 मिनट, ठीक है, बीच के 10 मिनट और फिर आपके 20 मिनट। इन 3 पार्ट में ब्रेक कर लो हमेशा। घर पे भी ऐसा ही करना है, जब घर पे मॉक टेस्ट दोगे या कुछ भी दोगे तो इसी तरीके से करना है। इन पहले 15 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल डू नॉट ट्राई, क्रिटिकल रीजनिंग डू नॉट ट्राई, ठीक है। और भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, ट्राई मत करो। अब आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन तो सीधे ही जंप हो गए पहले 15 मिनट में। एक क्वेश्चन आया, फिर आपने क्या किया, उसको पजल का सीधा 5 क्वेश्चन। पढ़ो भी मत, टाइम मत खराब करो। यहां पे इस 15 मिनट के अंदर इनइक्वालिटी करो, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म करो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, कोडिंग डिकोडिंग करो, ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अगर छोटा सीधा सा सवाल है वो करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो 15 मिनट में। आप देखोगे कि आपने इस 15 मिनट में एक तो पूरा पेपर में से घूम गए हो आप, और दूसरा आपने 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं इजीली। अब आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे है, क्योंकि कट ऑफ ही 10 नंबर जा रही है, 6-7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो अभी आपके पास तो आधा घंटा पड़ा है, आराम से बना लोगे। फिर इन 10 मिनट के अंदर यहां अगर मशीन इनपुट आउटपुट आपकी ठीक है तो वो वाला क्वेश्चन ट्राई करो, या फिर जो आपने यहां पे डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन छोड़ा था वो ट्राई कर लो भाई, ठीक है, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन ये वाला। और फिर इसके बाद यहां आइए 20 मिनट पे। अब आप अरेंजमेंट और पजल में से 6 अरेंजमेंट पजल होती है, 5 या 6, उनमें से ये देख लो कि आपका हाथ किस में ठीक ठाक है। आपको लगता है कि सर्कुलर बना लेता हूं, पजल बना लेता हूं, डेट और मंथ वाली, हायरार्की वाली, बॉक्स वाली है, तो एक पजल या अरेंजमेंट उठा लो, सोल्व करो। यार बुरी सी बुरी सिचुएशन में अगर तुमने 20 मिनट लगा के भी एक बनाई ना, तो 6-7 क्वेश्चन यहां, 2-3 यहां, 5-6 यहां, तो भी निकल गई आपकी। लेकिन यहां पे ही ट्राई करें अरेंजमेंट और पजल, और इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पे ट्राई करें, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करो, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप घर पे करोगे। अगर आपने घर पे नहीं किया फिर नहीं होना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेस्ट यूज है 45 मिनट का। क्लियर है जी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो 5 कोड्स मैंने आपको बताए हैं, चीट कोड्स, ये मुझे लगता है कि हल्के तो नहीं है लेकिन भारी भी नहीं है, डुएबल है, ठीक है। आप कर सकते हो अगर आप में वो करने का जज्बा है। इनको इंप्लीमेंट करो और सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाओ यार, ऐसे नहीं उल जलूल कहीं भी नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिल रहा या आपको कंप्लीटली कोर्सेज पढ़ने हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी के हमारे 2 कोर्सेज हैं। ये गोल्ड पैक है जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, एक कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी आपके यहाँ रहती है, और सिल्वर पैक के अंदर सिर्फ फेज 1 में जीए वाला पार्ट रहेगा, फेज 2 कंप्लीट और इंटरव्यू।
और इस कोर्स के जो स्टडी मटेरियल है ना फ्री में अवेलेबल है, कुछ स्टडी मटेरियल सैंपल के तौर पे, पूरा कोर्स फ्री नहीं है, सैंपल मटेरियल। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी शुरू किया है आपने और आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये एक गाइड बुक एडिट ऐप ने आप लोगों के लिए बनाई है। इस गाइड बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। इसमें लिंक दिया गया है, आप उससे ले सकते हो, ठीक है। तो इस गाइड बुक में आपको एग्जाम का सिलेबस, पीवाईक्यू का लिंक, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज सब कुछ बताया गया है और एब्सोल्युटली फ्री है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये जो चीजें हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आपको और बेहतर बनाती चलेंगी। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो हमेशा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां भी मैं चाहता हूं कि आपने जब मैंने क्वांट वाली वीडियो बनाई थी तो बोला था कि रीजनिंग के लिए भी बना दो, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फेज 2 के किस कंपोनेंट में आप चाहते हैं, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपको परेशान करता है, जिसमें आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।